So let's start. Hello everyone. We were doing concept of potential energy. तो ये लेक्चर नंबर 4 में हम पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कंसेप्ट रीड करने वाले हैं. इससे जस्ट पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने टोटल एनर्जी का कंसेप्ट रीड किया था. एंड टोटल एनर्जी का कंसेप्ट कहता है कि ये जो टोटल एनर्जी है इट इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. उसमें हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन भी हमने बनाया था, वो था मोमेंटम के साथ. दैट वाज m इज इक्वल टू √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो एक परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन अक्सर जेईई मेन और नीट में वो पूछा जाता है, वो भी मैं करवा चुका था. देन वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन हमने किए थे. अब आज हम देखने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट जो भी है पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना एक छोटी बात तो नहीं है, इट्स अ बिग टर्म. तो इस बिग टर्म को समझने के लिए टाइम भी हमें लगाना पड़ेगा, है ना. इवन 11th और 12th दोनों क्लास लग जाएंगे आपको इसको समझने में. पोटेंशियल एनर्जी तो जितना अभी ज़रूरत है सिर्फ उतनी हम बात करते हुए चलेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी का रियल मीनिंग क्या हुआ या किसी भी एनर्जी का रियल मीनिंग क्या हुआ. पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इंटरनल एबिलिटी. अगर किसी सिस्टम के पास, किसी पार्टिकल के पास, किसी मास के पास एक इंटरनल एबिलिटी और बेटा एक कैपेसिटी अगर है टू परफॉर्म सम चेंजेस, टू डू सम वर्क ड्यू टू, अभी पूरा डेफिनेशन नहीं बोला है मैंने, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन. जैसा कि काइनेटिक एनर्जी में हमने डिफाइन किया था, इट इज द इंटरनल कैपेबिलिटी और इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू समथिंग ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तभी तो वो हाफ एम वी स्क्वायर में लिखा जाता था. v इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, ये हमें देती है स्पीड, राइट. तभी हम कहते हैं कि ड्यू टू वर्च्यू ऑफ स्पीड दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. अब बेटा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से डिफाइन होगी. जैसे कि ग्रेविटेशन फील्ड को आप चुने, तो ग्रेविटेशन फील्ड में अगर दो मासेस इस तरह से प्लेस्ड है m1 एंड m2, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि जो इनके एक दूसरे के लिए मोशन वाली नहीं, मैं मोशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ड्यू टू वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. जो एनर्जी होगी उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. बेटा एक और मास अगर मैं सिस्टम में रख दूँ, अब इनका जो ज्योमेट्री है वो मैं आपको दे दूँ, आर 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 दे दूँ, तो उस केस में इन तीनों की जो कैपेसिटी होगी टू परफॉर्म समथिंग, तो वही क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. ठीक है. तो इस पोटेंशियल एनर्जी के आगे आप एक वर्ड लगा लें. 11th क्लास में ग्रेविटेशन, 12th में लगा लीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो जैसे 12th के सिलेबस में या बेसिकली हम चार्ज की बात करें, मेरे पास दो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इसका एक पोटेंशियल डिफाइन होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोशन. ठीक है. सिमिलरली मैग्नेटिज्म में भी ऐसा ही आएगा, राइट. तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए फिर से मैं कहता हूँ आप उस कॉन्फ़िगरेशन को समझिए. कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है. इस पूरे को रब करके मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो कि एक पार्टिकल के बारे में बात की जाएगी. और इसमें कुछ बेसिक्स हम पहले भी पढ़ते हुए हैं, क्लास 9-10th में हम पढ़ते हुए आए हैं, समझते हैं इसको. अगर बेटा ये अर्थ की सरफेस है, जो मैंने डायग्राम बना दिया है वो अगर अर्थ की सरफेस है, मतलब यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, 0 है. और इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, एक h डिस्प्लेसमेंट में इसको दे देता हूँ. ठीक है. h हाइट पे मैं इसको लेके चलता हूँ, राइट. जब बेटा ये h हाइट में लेके इसको हम जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको h हाइट तक लेके जा सकता हूँ. सो h हाइट तक ले जाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ा, और वो मुझे मालूम हुआ फ्री बॉडी डायग्राम से. mg इसका ग्रेविटेशन फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट h था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी
वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ mgh। ये भी आगे जाके हमें एक थ्योरम देगा बड़ी इंटरेस्टिंग सी। अब जो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट वो तो बेटा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि अगर उसको स्लोली लेके चलना है उसको तो वो mg के बराबर ही फोर्स लगाएगा। तो दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट h इंटू कॉस ऑफ 0 और ये वैल्यू आ जाएगी mgh। यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर काम करेगा, राइट। अब इस मास का इस पॉइंट पे क्लास 9th में डिफाइन कर दिया जाता है कि इसकी बेटा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक पार्टिकल है, मैं उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट विल बी mgh और h का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। आप देख पा रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को एक रेफरेंस लेने की नीड पड़ रही है। सो किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी में हम हमेशा एक रेफरेंस लेंगे, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे फोर्स 0 लगता है, लगभग 0 फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा। सिमिलरली अर्थ की सरफेस के ऊपर मैंने एक रेफरेंस लिया है, मानते हैं यहाँ पे mgh के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट थिंग, अगर इस m को मैं डिस्प्लेस करके इस पॉइंट तक लेके आ पाया हूँ, पॉइंट बोलने का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, ठीक, तो इसकी बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशन की हम बात करेंगे, इट विल बी इक्वल टू mgh। तो दोनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी में कुछ बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए। पहले तो ये डिफाइन होगी फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम it is defined, it is defined only for a system, मतलब उसमें मिनिमम आपके पास 2 मास सिस्टम होने चाहिए। सेकंड थिंग, 2 से ज़्यादा जितने भी चलेंगे। सेकंड थिंग, इसके लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, अपन को एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा। रेफरेंस लेने का क्या मतलब है, अगर इसका सिंबल U है तो बेटा इसका जो रेफरेंस लिया होगा उस पे एक इनिशियल वैल्यू होगी और जिस पॉइंट पे अब हम बात कर रहे हैं वो एक फाइनल वैल्यू होगी। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, du कहेंगे, राइट। सो du इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन सिंपल वर्ड्स दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इस बात से आप सहमत हैं बिल्कुल। तो लास्ट मैंने जो आपसे बात की थी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का एक पार्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, और अभी हमारा जो सिलेबस चलेगा वो चलेगा ग्रेविटेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है मासेस की। देखिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 और नंबर 2 अर्थ की सरफेस से दोनों का जो फ़र्क है, हाइट है जो, वो अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग आया। अगर मैंने रेफरेंस ले लिया है अर्थ की सरफेस को, अगर बेटा मैं इस मास को m मास को मैं दूसरी स्लाइड में बात करता हूँ, सेम जो लास्ट कंडीशन थी उसमें m मास को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से अगर मैं रिलीज़ कर दूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसके पास एक इंटरनल एबिलिटी होगी, और यहाँ पे मैं एक मेम्ब्रेन रख दूँ, एक मैं यहाँ पे पतली सी प्याज की झिल्ली, मान लो आप प्याज की झिल्ली मैंने रख दी या टिश्यू पेपर रख दिया है, ये m के पास जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे थी, पॉइंट नंबर 2 पे थी बेटा, ये कितनी थी mgh। तो जब ये छूटेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगा और इसका एनर्जी का दूसरा फॉर्म काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो भी इसके पास होगी, अभी इन बिटवीन है, अर्थ की सरफेस है, ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा P भी अवेलेबल होगा, काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल होगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो कुछ पार्ट जो उसका रप्चर होगा मेम्ब्रेन का वो 100% पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी होगा। तो इसके पास एक एबिलिटी है चेंज कराने की, ठीक है, जैसे उसने इस टिश्यू पेपर को या मेम्ब्रेन को ब्रेक कर डाला अगर, तो
रेफरेंस आप यहाँ ले सकते हैं h इक्वल टू 0। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन रखी हुई है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगी, राइट। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। h एट दिस पॉइंट h इज इक्वल टू 0। ये बेटा एक रेफरेंस है एंड वी हैव अ मास हियर, राइट। इस पे एक मास है। देन इस मास को मैं सीधा सीधा वर्टिकली ऊपर लेके चलता हूँ। देन न्यू पोजीशन ऑफ मास इज एट h डिस्टेंस अबाउट द अर्थ सरफेस, और सरफेस मास एक सेंटर ले लेता हूँ मैं, इसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे इसका पूरा का पूरा मास एक्ट कर रहा होगा। पार्टिकल अप्रोच अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। दिस इज स्टेट नंबर 2, दिस इज स्टेट नंबर 1। अब जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेस थे, ठीक है, बाहर से लगने वाला जो फोर्स था किसी भी इंस्टेंट पे, तो आपने देखा वो कितना था, mg था। और एक्सटर्नल एजेंट ने सच दैट इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, उतना ही फोर्स लगा के उसको धीरे 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 ऊपर h हाइट तक शिफ्ट कर दिया होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्क डन बाय mg। और बेटा ये जो mg होता है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आप सिर्फ इतना मान लें कि कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब ये किस तरह के फंक्शंस हैं, दीज आर पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, सॉरी, पॉइंट पर अगर डिपेंड कर रहा है तो उसमें मैटर नहीं करता कि आप इस ब्लॉक को इस रास्ते लेके गए हैं या आप इस ब्लॉक को इस रास्ते लेके गए हैं। देयर मे बी 2 डिफरेंट पाथ्स, ठीक है, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। फाइनली तो उसका डिस्प्लेसमेंट h ही रहेगा ना, तो मैं कैसे कहता हूँ कि वर्क डन अलग अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगी, mg सेम होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, ऐसा ही स्प्रिंग फोर्स भी है, तो उनके लेक्चर से लगाते चले जाएंगे। तो बेटा वर्क डन बाय, मैं कंजर्वेटिव को यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कह रहा हूँ, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट d इंटू कॉस ऑफ 180। तो ये वैल्यू आ गई है माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट की प्लेस पे आप लिख लीजिए h, राइट। h इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। और अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखें, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो फाइनल पोजीशन इज 2, इनिशियल पोजीशन इज 1। तो 2 पे बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल के लिए, फिर से एक पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी वो mgh से की थी हमने, ठीक है। इसका फुल प्रूफ आपको ग्रेविटेशन में मिल जाएगा। माइनस इनिशियली कितनी थी, वो 0 थी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मैं कह सकता हूँ, वर्क डन बाय mg जो कि बेटा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ये थ्योरम जो बन के आई है ये हमें बता गई कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो उसके अंदर आने वाली पोटेंशियल एनर्जी जो कि कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है, और उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के हमें बाहर से कुछ काम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सेम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी हम इसी कंसेप्ट से निकालेंगे, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट होगी वो इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे कैलकुलेट हो चुकी होगी, ठीक है। एक चीज और आप नोट करके चलेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दिस इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे जिनका वर्क डन पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसके लिए सिर्फ मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा। तो ग्रेविटेशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रो भी हो सकती है, स्प्रिंग भी हो सकती है। मेनली आपने ये तीनों ही देखनी है, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैट, राइट।
तो दो चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी हैं हमारी, कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है ये पॉइंट फंक्शन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड थिंग है ये हमारे पास थी, इसमें तो मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल में इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड में। अभी आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये इन डिटेल ग्रेविटेशन में ही समझाया जाएगा। ये चीज़ें मैं समझा भी चुका हूँ अभी आपको कि अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, वैसे तो टॉपिक हो चुका है बट आप समरी देख लीजिए इसकी। एक पार्टिकल जिसका कि बेटा मास कितना है, m है, इसकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। इनिशियली और फाइनली दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा डी यू, और मैं यू के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँगा एम जी एच। वैसे आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें डी यू अपॉन डी एच बेटा अगर करें इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी एम जी इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो डी यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी एम जी इंटू डी एच। अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूँ इनिशियल से फाइनल तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है वो आती है एम जी एच टू माइनस एच वन, राइट। अब एच टू माइनस एच वन में अगर ये रेफरेंस लिखा हुआ है आपने तो ये वाला वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस। सो इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आ जाएगी एम जी एच टू, है एच टू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भी काफ़ी कुछ हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस किए जाए अब इस पे। देयर आर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। So question is find potential energy of rod of mass m and length कैपिटल L। तो बेटा इसका जो मास है ये आपको कैपिटल M दिया हुआ है और लेंथ L दी हुई है, विच इज प्लेस वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पे दो तीन मेथड है, मैं आपके साथ दो मेथड डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एक शॉर्टकट मेथड हो जाए, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, बट फॉर दैट शॉर्टकट देयर मस्ट बी सम कंडीशन। तो अगर बेटा इसमें कंडीशन दी होती कि रॉड जो है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, या रॉड आपको यूनिफॉर्म क्वेश्चन में मेंशन कर देता, तो इसका क्या मतलब है। अगर हम 1 मीटर चलते हैं और उसमें मुझे 1 किलो मास मिलता है तो 5 मीटर चलने पे कितना मास मिल जाएगा, ऑब्वियसली 5 किलो मिल जाएगा मुझे, बिकॉज उसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है, नेचर यूनिफॉर्म है बेटा उसका, ठीक है। तो एम मास पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, राइट, एंड दिस इज यूनिफॉर्म। तो मैं मान सकता हूँ क्या इसका पूरा का पूरा जो एम मास होगा वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, और वो पॉइंट बेटा इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, जो कि बॉटम से L/2 पे होगा और टॉप से भी L/2 पे होगा। तो इसका पूरा मास कितना है, दिस इज एम। अब आपके पास जो सिस्टम आ चुका है वो ये आ चुका है कि एम मास का एक पार्टिकल है जो कि बेटा सरफेस से कितनी हाइट पे है, L/2 हाइट पे है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशन वाली वो ऑब्वियसली mgh होगी। अभी यही वाला फॉर्मूला तो डिस्कस किया था मैंने, किसी पॉइंट पे रेफरेंस अगर आप अर्थ सरफेस को ले लेते हैं तो mgh हो चुकी होगी। तो h की वैल्यू बची यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस थी उस पॉइंट की, मास इसका कैपिटल M है, g की वैल्यू g ही होगी, और h आ जाएगा अपना L/2। सो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ चुका है, u पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgL/2। अच्छा एक और तरीका है इसका, ये एक्चुअली में समझाने वाली बात है। अपने पास फिर से इसको रब कर दिया जाए यार, ये आप नोट तो कर ही चुके होंगे। इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, m। अगर बेटा मैं उस m मास को यहाँ पे रख देता, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे मैंने रखा होता, एक्चुअल में वो लाई कहाँ पे कर रहा है, वो तो इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो कितना हाइट मुझे इसको लेके जाना होता, L/2 डिस्प्लेसमेंट मुझे इसका कराना होता, तो m मास अब इस पॉइंट पे होता और mg जो एक्ट करता वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता। तो बेटा जो मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया है, अच्छा mg का भी देख लिया जाए, mg ने जो काम किया है वो माइनस
mg/L/2 किया है, ठीक है। मैं इस एम मास को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, सरफेस से सेंटर तक, ठीक है। वही तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है निकल के। आई एम चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो उसका वर्क कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली वो mg/L/2 हो जाएगा। तो फिर से वही तो चीजें आ रही हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका नेगेटिव ही तो ये है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको उतना मजा आता चला जाएगा। अब एक कन्वेंशन मेथड भी हो जाए, ठीक। व्हाट इज दैट कन्वेंशन मेथड? मैं यहाँ पे बेटा एलिमेंट से इसको सॉल्व कराना चाहता हूँ। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व तब नहीं हो पाएगी जब ये यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता तो मैं सेंटर ऑफ मास का प्रिंसिपल यहाँ पे लगा नहीं पाता, ठीक है। मुझे उसके लिए प्रॉपर सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ता। अब L/2 कैसे कह सकते हैं? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मास बढ़ता जा रहा है। हाउ कैन आई से कि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे आएगा? तो देखते हैं इसको। मैं इसके लिए इंटीग्रेशन की अप्रोच फॉलो करता हूँ। सो मैंने मान लिया कि y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है जिसकी हाइट dy है। अच्छा ये हाइट dy क्यों ले रहे हैं आप? बिकॉज बेटा लेंथ के लॉन्ग मास है तो y डिस्टेंस पे dy हाइट, मैं विड्थ तो नहीं लूंगा इसकी। ये इतना छोटा पॉइंट मास है, इतना छोटा पॉइंट मास है कि इसका जो खैर एरिया तो है ही नहीं, एक थिन रॉड की बात हो रही है। इतना छोटा पॉइंट मास है जिसको दिखाना मुझे यहाँ पे असंभव होगा, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। तो dm इसका मास मान लीजिए। अब इस मास के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। बेटा कितना वैल्यू हो जाएगा उसका? dm इंटू जी हो जाएगा, है ना। ये तो समझ पाए ना आप। ऐसे कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? ऐसे यहाँ पे हजारों करोड़ों एलिमेंट होंगे अलग अलग डिस्टेंस पे जो होंगे। तो बेटा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी बहुत छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट दिस इज du। अब ये जो du होगा ऑब्वियसली वो पॉइंट मास उसका dm जो है g इंटू कितनी हाइट पे बेटा, ये y हाइट पे यही होगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेटा ये जो du है ये वो चीज़ नहीं है जो पहले डिस्कस की है, फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज एलिमेंटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जो सबसे छोटा मास रहा होगा वो यहाँ पे रहा होगा, इसकी हाइट कितनी रही होगी बेटा? 0 रही होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी du 0 हो चुकी है। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो ये मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी दे देगा इस सिस्टम की, अगर आप इसको 0 से L तक इंटीग्रेट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी एंड एट दिस पॉइंट y विल बी इक्वल टू L। अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन में dy को बनाना होगा dm को बनाना होगा dy। इसके लिए हम एक यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। देखिए बच्चे L लेंथ के लिए जो मास है वो कितना है? m। ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, L लेंथ के लिए मास m है। तो बेटा यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? m/L। तो आपके पास गिवन लेंथ कितनी है? dy। तो dy के लिए जो मास आएगा वो dm आएगा, इट विल बी m/L इंटू dy। वेरी सिंपल। ये इस तरह की कहानी। 10 रुपये में 50 टॉफियाँ, तो 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ? 50/10, तो 20 रुपये में कितनी आ जाएंगी? इंटू 20 कर दीजिए आप। सो dm की वैल्यू मैं लिख पाऊंगा m/L इंटू dy g इंटू y। अब बेटा इसको इंटीग्रेट हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? u इज m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 0 टू l, ये आ जाएगा y इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन मुझे मिल रहा होगा y²/2। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी mg/L/2। तो ये आंसर भी मुझे वही चीज़ देता है जो कि उस सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन मुझे दे रहा था, और शॉर्टकट ट्रिक मुझे दे रही थी, ठीक है। लेकिन वो कब अप्लाई करेंगे आप? जब यूनिफॉर्म रॉड होगी। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो मुझे इसका लैम्डा की टर्म में क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया होता, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम एक क्वेश्चन सीरीज में जरूर कंसीडर करेंगे। ओके नेक्स्ट वन। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इस पूरे का मास कितना है बेटा? m है। और ये रॉड कैसी दी हुई है आपको? दिस रॉड इज यूनिफॉर्म रॉड, राइट। अगर ये यूनिफॉर्म है
तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा h हाइट पे। तो मैं h हाइट इसको लेके जाऊं तो ये वो हाइट होगी जहाँ पे इसका पूरा पूरा मास कंसंट्रेट हो रखा होगा, और उस पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, mg होगा। अच्छा, जितना एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है एक्चुअल में किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वही तो है पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो बेटा थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, और रॉड का अगर ये वाला पार्ट अपन लोग देखें तो अच्छा ये वाले पार्ट की जस्ट वैल्यू आ जाएगी l/2। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल से मुझे हाइट मिल रही है दिस इज l/2 इंटू साइन थीटा। ये वाला एंगल देख लीजिए थीटा है, दिस इज l/2 साइन थीटा आप लगा लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, सो h विल बी इक्वल टू l/2 साइन ऑफ थीटा। तो बेटा मैं डायरेक्टली इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकता, एक मास है जो कि l/2 साइन थीटा पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी mg इंटू एच, और h की जगह क्या रख लूंगा मैं l/2 साइन थीटा। देखिए अगर इस फॉर्मूले में मैं थीटा को 90 बना दूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो रॉड कैसी हो जाएगी वर्टिकल, और वर्टिकल का आंसर कितना था mg l/2। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये बेटर है। ओके